सरजमीने लखनऊ की आबो हवा, यहाँ के फजाओं की दिलशाद महक, माटी की तासीर और जुबान की शीरीनी ही कुछ ऐसी है कि जो एक बार लखनऊ का दीदार कर लेता है, यहाँ की यादें उसका सरमाया हो जाती हैं। लखनऊ नवाबों का, कबाबों का, हुस्नो इश्क का, अदबो फन का, तहजीबो रवायत का शहर तो है ही, ये इमामबाड़ों और बागों का गुलदस्ता भी है। अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी जनक्रांति की, तो 1857 के साथ साथ सिकंदरबाग का जिक्र बेसाख्ता आ ही जाता है। हालांकि सिकंदरबाग आखिरी ताजदारे अवध नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी बेगम सिकंदर महल के लिए बनवाया था, लेकिन सन 1857 में अपने प्यारे लखनऊ के लिए हजारों जाबाजों ने फिरंगी फौजों से लड़ते हुए कुर्बानियां दी और तारीख में अपना नाम दर्ज करवा गए। नमस्कार, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश में कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, जिसमें विशेष रूप से उत्तर प्रदेश विशेष से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए वीडियो श्रृंखला चलाए हुए हैं। हम पिछली कक्षा में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा उसके कुछ पक्षों को देखे थे। आज हम आधुनिक काल को देखेंगे। आधुनिक काल का हम वही सेगमेंट देखेंगे जो हमारे यूपी से रिलेटेड है। अगर हम संपूर्ण आधुनिक काल को देखेंगे तो यह काफी लंबा हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के आधुनिक काल को देखने के लिए, उत्तर प्रदेश के मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए हम थोड़े से बैकग्राउंड को देख लेते हैं, और वो बैकग्राउंड रहेगा कि मुगल काल का पतन कैसे हुआ है। तो मुगल काल में जो मुगल शासक हुए वो थे औरंगजेब। औरंगजेब अपने कट्टरपंथी नीतियों के कारण मुगल वंश का पतन ही हुआ है। लगातार औरंगजेब के बाद जितने शासक हुए हैं उनके शासनकाल में मुगल वंश केवल पतन हुआ है। तो इनके औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम आते हैं, फर्रुख सियर आते हैं, आलमगीर आते हैं, अन्य शासक आते हैं, शाह आलम द्वितीय आते हैं, अकबर द्वितीय आते हैं और बहादुर शाह जफर लास्ट में आते हैं। ये जितने शासक थे ये शासक अयोग्य माने गए, इतिहासकार इनको अयोग्य शासक माने हैं और मुगल काल का इनके समय में केवल पतन ही हुआ है। तो जब मुगल वंश कमजोर हुआ तो पूरे भारत, जितना हमारा भारत है, भारत में चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो सिख क्षेत्र हो, पंजाब वाला क्षेत्र हो, ये सब के सब मुगल से अपने आप को स्वतंत्र अलग होने की घोषणा करते हैं। समय समय पर ये मुगलों से अलग हो जाते हैं। कुछ तो नाम मात्र के मुगल की अधीनता स्वीकार किए थे, लेकिन वास्तविक रूप से उनकी सत्ता मुगलों से अलग थी, वो स्वतंत्र शासन किया करते थे। इसमें जो बंगाल है, बंगाल सबसे पहले स्वतंत्र हुआ था और बंगाल स्वतंत्र होने के बाद अवध है, और अवध के बाद जो है अन्य भी क्षेत्र हैं भारत के, उसको हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब मुगल सत्ता कमजोर होती है तो उस सत्ता का लाभ उठा करके हमारे यूपी का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें कई स्थानीय राजवंश उभर कर आते हैं और शासन चलाते हैं। तो हम देखें कि स्थानीय राजवंश कौन कौन थे और उनका क्षेत्र कौन कौन था। हम एक बार यूपी का मैप बनाएं और मैप बनाकर उन राजवंशों को देख लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा यूपी है, चूंकि ये हमारा आज का यूपी है, तो आज के यूपी को अगर हम देखें, उस समय कुछ सत्ता थी जो आज के यूपी में थी, तो केवल अवध ही नहीं था। हमें जब हम यूपी पढ़ते हैं तो हमें लगता है एक गलतफहमी होती है, केवल अवध ही मुगलों से स्वतंत्र था पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसा नहीं है। जो यहाँ मेरठ है, अगर हम यहाँ इंडिकेट कर दे रहे हैं, मेरठ है और यहाँ बरेली है, मेरठ और बरेली का जो क्षेत्र था, यहाँ पठानों का शासन था। और पठान में कौन पठान सरदार थे? तो इनका नाम था नाजिम खां। जो सरदार थे इनका नाम था नाजिब खां। पठान थे नाजिब खान, इनका शासन था। पठानों का शासन था
यहाँ पर इसे पठान क्षेत्र कहा गया है। ये मेरठ और बरेली का क्षेत्र था। मेरठ और यहाँ जो ये द्वाब है, चूंकि ये गंगा यमुना का द्वाब है, तो गंगा यमुना का द्वाब का ये जो बेल्ट है, इस बेल्ट को रुहेल खंड कहा गया है। तो यहाँ रुहेला सरदार थे, रुहेला शासक थे, और वो रुहेला शासक का नाम था रहमत खान। रहमत खां, यहाँ रहमत खां का शासन था। और उसके बाद जब इसके हम पूर्व में जाते हैं, तो ये जो एरिया होता है यूपी का, ये फर्रुखाबाद का एरिया है। और जो फर्रुखाबाद का एरिया है, यहाँ फर्रुखाबाद के नवाब थे, फर्रुखाबाद के नवाब का शासन था। फर्रुखाबाद के नवाब के बाद इधर लखनऊ हुआ, लखनऊ के बाद सुल्तानपुर है, प्रतापगढ़ है, प्रयागराज है, जो इधर जो है अयोध्या है, बाराबंकी है, श्रावस्ती है। ये जो पूरा बेल्ट था, ये पूरा बेल्ट उस समय अवध के क्षेत्र में आता था। और अवध के नवाब उस समय शुजाउद्दौला हुए, शुजाउद्दौला। और ये जो ये वाला एरिया है, ये एरिया बुंदेलखंड का एरिया पड़ता है। आप लोग गौर करिएगा, बड़े इत्मीनान से देखिएगा। बुंदेलखंड के एरिया में नीचे वाला जो एरिया है, ये है ललितपुर, ललितपुर के बाद झांसी है, झांसी के बाद यहाँ महोबा है, जालौन है, और बांदा है, और इधर इटावा है, और इधर आगरा है, मथुरा है, इधर आगरा है। ये जो पूरा बेल्ट था, ये मराठों के अधीन था। तो हमारे कहने का ये मतलब है कि 1707 के बाद जितने भी मुगल राजवंश आए थे, वो सब बहुत ही कमजोर थे। और 1857 में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर आते हैं। लेकिन उसके बीच में मुगलों की सत्ता इतनी कमजोर हुई कि उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके ये सारे सत्ताधीश छोटे छोटे भूखंडों पर शासन करने लगते हैं। ये उस समय जब मुगल सत्ता कमजोर होती है, तो उस समय उत्तर प्रदेश की कुछ इस तरह की राजनैतिक व्यवस्था थी, राजनैतिक विस्तार था। होता ये है कि यहाँ पर एक घटना होती है कि अब ये मराठा का क्षेत्र तो दक्षिण भारत में है, खासकर पड़ता है, तो यूपी में इनका क्षेत्र इतना, तो मराठे इतने लड़ाके हुए थे कि वह उत्तर प्रदेश के कुछ राजे रजवाड़ों से युद्ध थोप करके, लड़ करके लूट वगैरह का भी कार्य किया करते थे। मराठे इतने ताकतवर हुए थे कि मुगल सत्ता भी उनके सामने नतमस्तक हो गई। और जब मराठे, केवल बैकग्राउंड बनाने के लिए आपको बता रहे हैं, मराठे जब मुगल मराठों के सामने झुक जाती है, मुगल वंश, दिल्ली का मुगल वंश, तो मराठे और मुगलों के बीच एक संधि होती है। और वो संधि होती है कि मुगलों की अगर कोई आंतरिक विद्रोह होता है, चूंकि दिल्ली यहाँ पर है अगर देखा जाए, और दिल्ली में अगर कोई आंतरिक विद्रोह होता है, तो भी मराठे उसकी एक जिम्मेदारी लिए थे, सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए थे। और वह कोई आक्रमण होगा तो भी मराठे ही मुगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए थे। तो अब क्या होता है, हम बार बार किसी चीज को इसलिए रिपीट करते हैं कि कभी काल ऐसा होता है, टंग स्लिप हो जाता है, कहना कुछ चाहते हैं, कह देते हैं कुछ, तो इसलिए बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं ताकि टंग स्लिप भी हो तो उसको सुधारा जा सके। तो अब एक ऐसी घटना होती है, एक घटना है 1761 की। वैसे सिलेबस के केवल बैकग्राउंड बनाने के लिए बता रहे हैं, तो हमारे सिलेबस में है। 1761 में अफगान आक्रमण होता है भारत पर। और वो अफगान कौन था? वो अफगान था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। जब अहमद शाह अब्दाली आता है और दिल्ली पर आक्रमण करना चाहता है, तो चूंकि मैंने अभी बताया कि दिल्ली की सुरक्षा, मुगलों की सुरक्षा की जिम्मेवारी लिए हैं मराठा, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में टकराव होगा। और मराठे बहुत बड़े लड़ाके हुआ करते थे। कहा जाता है कि कटक से लेकर अटक तक उनकी ही चलती थी, तूती बोलती थी। तो मराठों के बीच और इनके बीच, अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 ईस्वी में। ये युद्ध इतना निर्णायक होता है कि इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है, मराठे हार जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली आता है और दिल्ली लूटता है। और बड़ी रोचक तथ्य है, गौर करिएगा, जब अहमद शाह अब्दाली आता है और दिल्ली पर आक्रमण करता है, उस समय चाहे एक पठान सरदार हो नाजिब खान साहब,
चाहे ये रुहेला सरदार हो रहमत खां, चाहे ये अवध के शुजाउद्दौला हो, चाहे ये फर्रुखाबाद के जो नवाब हो, ये सब के सब नवाब अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं। और जब अहमद शाह अब्दाली का साथ देते हैं तो गौर करिएगा, यहाँ एक और घटना होती है। अब इस चीज को देखिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में बंगाल है और उत्तर प्रदेश उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का ही अंग हुआ करता था। बंगाल में 1757 में प्लासी का युद्ध हो चुका है, माने प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब सूबेदार को पराजित कर चुकी है, हरा चुकी है। अब जब सूबेदार पराजित हो गया है वहां पर बंगाल में, तो अंग्रेजों ने देखा कि ये लोग तो कोई बाहर से आया आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली का तो साथ दे दिए। इससे अंग्रेज समझ गए इन सब में फुटमत है, जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े हैं उन सब में खूब फुटमत है। तब इसका फायदा उठा करके फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को टार्चर करना चाहती है, परेशान करती है, और अंत में जाकर के बंगाल के नवाब, जिनका नाम मीर कासिम था, और हमारे अवध के नवाब उस समय शुजाउद्दौला थे, और शुजाउद्दौला के बाद जो दिल्ली के बादशाह थे उनका नाम शाह आलम दूती था। तीनों लोग मिलकर एक अलायंस करते हैं, गठबंधन करते हैं। दिल्ली के नवाब शाह आलम दूती, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और अब बंगाल के जो नवाब थे, दिल्ली के बादशाह शाह आलम दूती, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जब तीनों लोग अलायंस करते हैं तो 1764 की बात है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों शासकों की संयुक्त सेना को पराजित कर देती है, और पराजित करने के बाद भारत की गुलामी की जंजीर वहीं से लग जाती है। 1764 ईस्वी से जब भारत की गुलामी की जंजीर लग जाती है, तब चाहे वो अवध के नवाब हो और चाहे वो दिल्ली के बादशाह हो, ये सब केवल कठपुतली बन जाते हैं। जब ये हार होती है, बक्सर के युद्ध में तीनों सेनाएं पराजित होती हैं, वो ऐसा कंडीशन होता है कि दिल्ली के बादशाह शाह आलम दूती और अवध के नवाब जो थे, इनका शुजाउद्दौला, इनके बीच एक अपमानजनक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि। 1765 में होती है इलाहाबाद की संधि। और जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम, वो तो छोड़कर निपैत हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, उनका कोई अता पता ही नहीं चलता, उनसे कोई संधि उंधी नहीं होती है। तो अब हम देखेंगे 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, उसमें क्या क्या उसके फैक्टर थे। चूंकि UPSSC का रिसेंट में कोई पेपर हुआ था, तो उसमें 1765 की इलाहाबाद संधि से क्वेश्चन आया था। तो हम थोड़ा सा अब तो इलाहाबाद की संधि को देख लें, क्योंकि हम बक्सर के युद्ध को देख चुके हैं। तो इलाहाबाद की संधि के क्या फीचर हैं, इरेज करें फिर आपको बताते हैं। इलाहाबाद की संधि किसके किसके बीच में होती है? तो इलाहाबाद की संधि जो है, ये होती है 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में होती है। इसमें क्या होता है कि जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध के रूप में एक पनिशमेंट दिया गया। किसको दिया गया? शुजाउद्दौला को। शुजाउद्दौला से युद्ध हर्जाना लिया गया। 50 लाख रुपए शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा की क्षेत्र को, इलाहाबाद और प्लस कड़ा क्षेत्र ले लिया गया। ये क्षेत्र है, इसको इनसे ले लिया गया। प्लस शुजाउद्दौला से कहा गया कि आपकी सुरक्षा अब कंपनी करेगी। और ये संधि कितनी बेवकूफियत भरी थी कि अवध के नवाब माने अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना देखेगी, और सेना
के जो खर्च होंगे वो अवध के नवाब के खजाने से जाएंगे। मतलब संधि भी किए थे तो कितने बेवकूफियत भरी संधि किए थे, यही चीजें हैं। देख सकते हैं कि सुरक्षा कंपनी करेगी, लेकिन जो सेना का खर्च आएगा, सुरक्षा का खर्च आएगा, वो अवध के खजाने से जाएगा, न कि कंपनी के खजाने से जाएगा। और इनसे जो शाह आलम द्वितीय थे, इनसे क्या संधि हुआ, शाह आलम द्वितीय से क्या संधि हुआ, इन्हें 26 लाख रुपए वार्षिक दिया गया, 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया गया। दूसरा क्या किया गया, इन्हें इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र दे दिया गया। इनसे लिए थे और इनको दे दिए, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, और कड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दिया गया। और शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा 3 जगह की दीवानी ली गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ले ली गई। अच्छा, दीवानी लेने का मतलब क्या, दीवानी लेने का ये मतलब है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से राजस्व वसूली, टैक्स वसूली का काम करे कंपनी करेगी। तो ये हमारा था इलाहाबाद की संधि। जब इलाहाबाद की संधि होती है तो इससे जग जाहिर हो जाता है कि चाहे वो बादशाह हो दिल्ली के, चाहे अवध हो, अब केवल मात्र कठपुतली बन गए हैं। अब वास्तविक सत्ता और शक्ति कंपनी के हाथ में है, और कंपनी यहीं से अपनी शोषणकारी नीति का एकदम विभत्स रूप शुरू करती है और शोषण करना शुरू कर देती है भारत में। और शोषण इस तब पे करती है, इस स्तर की शोषण करती है कि आने वाला समय भारत के लिए, इन नवाबों के लिए हमेशा कष्टदायी होता चला जाता है। जब ये जो शुजाउद्दौला है, जब शुजाउद्दौला का उत्तराधिकारी आसफुद्दौला आते हैं, आसफुद्दौला आते हैं, तो ये तो किसी तरह सरवाई कुछ दिन किए थे। इसके बाद एक और आते हैं, उनका नाम सादत अली था, सादत अली, सादत अली आते हैं, और सादत अली को धमका करके ये अंग्रेज कहते हैं कि अगर आप यूपी की और सुरक्षा चाहिए तो हमको जो है आप दे सकते हैं। और एक क्या किए थे कि सुरक्षा के नाम पर, सादत अली जो है सुरक्षा के नाम पर यूपी का बहुत बड़ा क्षेत्र, कौन क्षेत्र, यूपी में चाहे वो मिर्जापुर हो, मिर्जापुर, इलाहाबाद, इलाहाबाद का, और यहाँ फतेहपुर जो बगल में है, फतेहपुर, कानपुर का एरिया, कानपुर का एरिया, गोरखपुर का एरिया, ये जो एरिया था, ये पूरा एरिया अवध की सुरक्षा की जिम्मेदारी के कारण कि आप हमारी सुरक्षा करिए, कौन कह रहे हैं, सादत अली कह रहे हैं, और एक बहुत बड़ा एरिया अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। अंग्रेज अपनी विस्तारवादी नीति छोड़ते नहीं है। बनारस के राजा चेत सिंह थे, वो भी अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं, चेत सिंह से बनारस छीन लेते हैं अंग्रेज। उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, एक घटना होती है, वो है 1803 में, 1803 में मराठा, चूंकि हमारे सिलेबस मराठा है नहीं, मराठा भी कंपनी के सामने धाराशाही हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। यानी कहें तो महाराष्ट्र माने मराठा जो क्षेत्र था वो भी अंग्रेज हड़प लेते हैं। तो अब क्या होगा कि जो हमने यूपी का जब मैप बनाया था तो मैंने कहा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है तो मराठों के हाथ में था, माने ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, इटावा और मथुरा, ये बेल्ट तो इनके हाथ में मराठों के था। जब 1803 में मराठे भी सरेंडर कर देते हैं अंग्रेजों के सामने, तो अंग्रेजों का एक छत्र शासन लगभग हो चुका होता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। अब इसको हम इरेज करें, फिर आपको आगे ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अंग्रेज कौन कौन सी नीतियां लेकर आते हैं, जिस नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी क्रांति जन्म लेती है। इरेज करें फिर बताते हैं आपको। तो अंग्रेजों की कौन कौन सी शोषणकारी नीतियां थी और विस्तारवादी नीतियां थी, यही शोषणकारी और विस्तारवादी नीतियों का ही परिणाम होगा कि आगे जाकर के 1857 की क्रांति होगी। हमारे सिलेबस में इन नीतियों का बड़ा डिटेल पढ़ने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन हम थोड़ा सा ये देखें
कि अंग्रेज की जो विस्तारवादी नीति थी वो क्या थी। अंग्रेज ये चाहते थे, चूंकि हमारे देश की एक परंपरा होती है, आज भी होती है, कि दुर्भाग्य से जिनके संतान नहीं होते हैं तो वह अपने सगे संबंधियों के संतान को गोद ले लेते हैं, अपना ही बच्चा मान लेते हैं। वैसे हमारे देश में भी राजे रजवाड़े किया करते थे कि अगर उनको कोई संतान नहीं है तो वो संतान ले लेते थे। तो उस समय लॉर्ड डलहौजी जो भारत में गवर्नर जनरल बना था, लॉर्ड डलहौजी की ये नीति थी कि कोई भी राजा रजवाड़ा होगा, अगर उसका वो बायोलॉजिकल पुत्र नहीं है, अगर कोई बायोलॉजिकल संतान नहीं है, तो वह उसके राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा और पेंशन नहीं पाएगा। तो वह क्या करते हैं कि दत्तक पुत्र, जो दत्तक गोद लेने की परंपरा थी, गोद लेने की परंपरा, पहले हम देखें डलहौजी की नीतियां। डलहौजी क्या चाहते हैं कि गोद लेने की परंपरा खत्म हो जाए, गोद लेने की परंपरा खत्म। तो इनका ये मानना था कि आप कोई भी राजवंश नहीं पाओगे, आप उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, और आप पेंशन नहीं पा, अगर उत्तराधिकारी नहीं बन सकते तो आप पेंशन भी नहीं पा सकते। दूसरा इनका ये मानना था कि अगर कोई गोद लिया लड़का है, बच्चा है, तो वह केवल निजी संपत्ति ही ले सकता है, आप उस राज्य के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते, पेंशन नहीं पा सकते। इसके चपेट में, इस नीति के चपेट में एक आई थी रानी लक्ष्मीबाई। चूंकि रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई बायोलॉजिकल बच्चा नहीं था, और दूसरे थे, चूंकि मराठे जो हैं वो 1803 में जब सरेंडर कर चुके हैं, तो मराठों के जो उस एक उत्तराधिकार मिला जिनको, वो थे नाना साहब। नाना साहब चूंकि मराठा क्षेत्र अब अंग्रेज के शासन काल में आ गया है, तो नाना साहब को अंग्रेज ला करके कानपुर में शिफ्ट कर देते हैं, कानपुर में इनको निर्वासित करके एक जगह रख देते हैं। इनका नाना साहब का नाम धूधू पंत भी था, धू पंत था। इनको कानपुर के बिठूर में रख देते हैं अंग्रेज। और ये नाना साहब के साथ भी क्या था कि इनके कोई जो है अपना पुत्र बच्चा नहीं था, तो नाना साहब जिनको गोद लिए थे उनको अंग्रेज न तो अब मराठा सरदार, न तो मराठे सरदार माने जाएंगे और न ही उनको पेंशन मिलेगा, मतलब उनको अपने पहचान की खतरा थी। किनको? नाना साहब के जो संतान थे, जो गोद लिए संतान थे, इनको समस्या थी नाना साहब को। और रानी लक्ष्मीबाई का अपना कोई बायोलॉजिकल पुत्र नहीं था। ये तो डलहौजी का अपनी नीति, मतलब डलहौजी की और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति थी, लेकिन रियल नीति इनकी जो है विस्तारवादी थी। ये अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को पूरे उत्तर भारत में फैलाना चाहते थे। ये भारत के पूरी की तरह जो हमारा जो देश है उस समय हथकरघा उद्योग, हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था। हम हाथ से ही गांव में सारी चीजें बना लेते थे। बढ़ई, लोहार, कुम्हार, जो प्रजापति समुदाय है, ये सब अपना गांव में ही काम कर लिया करता था। जो जुलाहा समुदाय है वो गांव वालों के लिए कपड़ा बना दिया करता था। लेकिन ये अंग्रेज जब आए, ये अंग्रेज भारत से कॉटन, कपास, जो कच्चे माल है उसको ले गए ब्रिटेन पर, मैनचेस्टर जगह पे ले जाते हैं और वहां से कपड़ा बनाते हैं, वहां से ऐसे वस्तु बनाते हैं जो भारत के में लाते हैं और डंप कर देते हैं सस्ते दामों में, और भारत का अपना स्थानीय उद्योग पूर्णतः चौपट हो जाता है, खराब हो जाता है। कहने का ये मतलब है किसानों को ऊपर कर का मार, अगर कर के किसान इसके अतिरिक्त तो कोई व्यवसाय करना चाहे, काम करना चाहे, तो उनका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट इंग्लैंड से बन के आए प्रोडक्ट को नहीं फाइट कर पाता था। जब वो प्रोडक्ट इंग्लैंड से बने प्रोडक्ट को नहीं फाइट कर जा पाता था, अंततः किसान के बच्चे बेरोजगार हुआ करते थे। और जब किसान और किसान के बच्चे बेरोजगार होते थे, तब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो थी सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी के रूप में जो किसान के बच्चे थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी में सेना में भर्ती होना शुरू हो गए। उसी सेना में भर्ती हुआ एक जाबाज बलिया के मंगल पांडे थे, और मंगल पांडे जब उस सेना में भर्ती हो जाते हैं तो अंग्रेज एक राइफल लाते हैं। उस राइफल का नाम है एनफील्ड राइफल।
एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल है, ये एनफील्ड राइफल की एक खासियत होती थी कि ये तोड़ करके इसमें कारतूस को भरा जाता था। ये कारतूस को सीलन न लगे, इसके लिए इसके ऊपर एक चर्बी का कारतूस चढ़ा दिया जाता था। जो इनका बारूद होता था, अगर वो सीलन लग जाएगा तो हो सकता है कोई फायरिंग न हो उससे, इसलिए ऊपर एक चर्बी का कबर चढ़ा देते थे। और जो चर्बी का कबर चढ़ता था वो गाय और सूअर के, कहा गया कि गाय और सूअर की चर्बी थी। गाय और सूअर की चर्बी होने के कारण गाय जहां हिंदुओं के लिए पूजनीय है, वहीं सूअर मुसलमान भाइयों के लिए नापाक है। इसलिए हमारे जो सैनिक थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे, वो सैनिक उससे अपनी धार्मिक भावना को आहत होते देखें और आहत होते देखते हैं, तो वहीं से तत्कालीन कारण बनता है इनफील्ड राइफल और उसका चर्बी युक्त कारतूस। लेकिन उसका पूरा कारण था अंग्रेजों का शोषणकारी मानसिकता। अंग्रेजों से इतना त्रस्त हो गए थे भारतीय लोग कि 1857 में क्रांति कर देते हैं। चूंकि ये जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इसको डलहौजी ने 1853 में हड़प लिया था। और इस हड़पने के क्रम में, चूंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन डलहौजी ने सतारा को, जैतपुर को, सबलपुर को, उदयपुर को, झांसी को, नागपुर को, इन सब को जो है हड़पने का काम किया था लॉर्ड डलहौजी। और सिर्फ जो है अन्य अलग अलग नीतियों के आधार पर हड़पने का काम डलहौजी किया था। हड़प नीति, विस्तारवादी नीति, शोषणकारी नीति, सारी नीति से जब त्रस्त हो जाते हैं तो कहीं न कहीं क्रांति का बिगुल बस बजने ही वाला था। और उसमें आग लगाने का काम वो चर्बी युक्त कारतूस करता है। क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत इन डेप्थ नहीं है, तभी हम उसको लिख नहीं रहे, बस ऐसे मौखिक आपको बता दे रहे हैं। लेकिन जब हम बलिया के मंगल पांडे के बारे में थोड़ी सी बात करें, चूंकि हमारे बलिया में आते हैं, यूपी का सेक्शन है, तो इसको इरेज करें, फिर आपको मंगल पांडे के बारे में बताएं। मंगल पांडे जो थे वो बलिया के थे, और वो बैरकपुर छावनी जो है बंगाल में, बैरकपुर छावनी है, बैरकपुर छावनी के 34वें इन्फेंट्री के थे। 34वीं इन्फेंट्री में कार्य करने वाले मंगल पांडे थे। और ये क्या किए थे, जब ये देखें कि इनका धार्मिक संकट में था, इनकी धार्मिक भावनाएं खतरे में थी, तो ये जो है सार्जेंट मेजर को गोली मार देते हैं। और ये गोली मारते हैं 29 मार्च को। 29 मार्च को इनको गोली मार दी जाती है, किसको, सार्जेंट मेजर को मार देते हैं मंगल पांडे गोली। जब मंगल पांडे सार्जेंट मेजर गोली मारते हैं तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की फांसी दे दी जाती है। जब मंगल पांडे की फांसी होती है, उस समय इससे पूरे देश में के लोग इसके खिलाफ उग्र हो जाते हैं कि मंगल पांडे को फांसी देना ही सबसे बड़ा नासूर बन जाता है। पूरे देश में सारे चीजों से उठ करके, चूंकि हम उस समय इतने समृद्ध संस्कृति के हुआ करते थे, हम सब किसी जाति और धर्म को लेकर नहीं लड़ा करते थे, सब लोग एक होकर के इसके खिलाफ जो है बिगुल फूंकते हैं। चूंकि 8 अप्रैल को मंगल पांडे की फांसी होती है, और उसके बाद अब हम यूपी की चूंकि पढ़ रहे हैं, तो यूपी में 24 अप्रैल मेरठ की बात है। मेरठ की जो सेना थी, वो सेना ये राइफल को यूज करने से मना कर देती है। जो राइफल है जिसका नाम है एनफील्ड राइफल को यूज करने से मना कर देती है मेरठ की सेना। जब मना कर देती है तो उसमें से जो 95 सैनिक मना किए थे, 95 में से 90 सैनिकों को जेल में भर दिया जाता है और उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है। कोर्ट मार्शल का मतलब ये होता है कि कोर्ट, जो सेना है उसकी अपनी व्यवस्था है कि अगर कोई सैनिक विद्रोह करता है अपने टुकड़ी के खिलाफ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। होता क्या है कि 9 चूंकि ये अप्रैल की घटना है, तो 9 मई की बात है। एक चूंकि एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए। 9 मई 1857 की बात है। जो 90 सैनिकों को जेल में भरा गया था, ये सैनिक को नंगा करके जेल में प्रताड़ित किया गया। जो 90 सैनिक को भरा गया था,
और जब इसकी पता पाते हैं अन्य सैनिक मेरठ के, जब इसके पता अन्य सैनिक के कानों तक पहुंचती है कि जो सैनिक को 14 अप्रैल को बंदी बनाया गया था, उनको ऐसे प्रताड़ित किया गया, तो अन्य सैनिक 10 मई 1857 को पूर्णतः विद्रोह कर देते हैं, विद्रोह की बिगुल फूंक देते हैं। और उस विद्रोह में जितने मेरठ में अंग्रेज अधिकारी थे उनको मारना और उनको भगाना, ये सारी चीजें शुरू कर दी जाती है। और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे, वो नेतृत्व करने वाले एक थे, उनका नाम था कदम सिंह, और एक थे कोतवाल धन सिंह गुर्जर। जो कोतवाल धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह हैं, ये मूव कर देते हैं दिल्ली की तरफ, और ये 11 तारीख को दिल्ली पहुंच जाते हैं, 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और 12 मई को बहादुर शाह जफर से कहते हैं कि आप हमारे शहंशाह हैं, आप आइए और जो है दिल्ली के सत्ता पर बैठिए और आप जो है चलाइए, अब अंग्रेज को भगाने का समय आ गया है। चूंकि बहादुर शाह, इतिहासकार बताते हैं, 90 साल के आसपास हो गए थे, तो बहादुर शाह के पास अब वो ताकत नहीं थी कि वो अपनी सत्ता को संभाल सके, मुगल राजवंश को संभाल सके। तो वो क्या करते हैं कि एक अपना मतलब औपचारिक प्रमुख तो बन जाते हैं बहादुर शाह जफर, औपचारिक दिल्ली में औपचारिक प्रमुख बनते हैं बहादुर शाह जफर, और जो वास्तविक बनते हैं उनका नाम था जनरल बख्श खां वास्तविक प्रमुख बनते हैं। और दिल्ली से जो विद्रोह था, आंदोलन था, इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं ये जनरल बख्श खां। अब क्या होता है, जब दिल्ली में विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया, तब खासकर हम यूपी का पढ़ रहे हैं, तो यूपी का बहुत ऐसा क्षेत्र था, बहुत ऐसा बेल्ट था जहां पर अब जगह जगह विद्रोह फैलना शुरू हो गया था। चूंकि जो एक कानपुर का विद्रोह है, जो कानपुर में नाना साहब मैंने बताया बिठूर में बैठे हुए हैं, वो एक अली थे, उनके साथ मिल करके विद्रोह की प्लानिंग पहले बनाए थे, क्योंकि शोषणकारी नीति से सब प्रभावित थे, तत्कालीन कारण कारतूस बना था। लेकिन 30 मई बताते हैं, 30 या 31 मई उसे डिसाइड किया गया था, लेकिन मेरठ की सेना को ये सूचना नहीं थी, और मेरठ की जो सेना थी वह विद्रोह 10 तारीख को ही शुरू कर देती है। तो इरेज करने के बाद आपको ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो विद्रोह में शामिल हुआ और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, और उसकी कुछ अगर विशेषताएं होंगी तो उसको हम देखेंगे। जब दिल्ली में विद्रोहियों ने नियंत्रण कर लिया, तो अब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र था जहां विद्रोह के बिगुल फूके गए, उसमें लखनऊ, इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर, झांसी, बरेली, मथुरा, कालपी, गोरखपुर, ये सब क्षेत्र थे जो विद्रोह का केंद्र बने। तो हम यहाँ पर समझने के लिए ऐसा करते हैं, एक एक क्षेत्र को लिखते हैं। चूंकि जब ये सारा क्षेत्र विद्रोह का एक केंद्र बना, तो यहाँ पर अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। लेकिन अंग्रेज क्या करते हैं कि यह बाहर से, बर्मा से और पंजाब के क्षेत्र से सेना बुलाते हैं। और सबसे दुखद बात यह है, कहने में भी इस चीज को, इतिहास हमेशा इस चीज के लिए शर्मिंदा रहेगा कि हमारे स्थानीय कुछ शासक उस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिए थे। तो अंत में चाहे वो फैजाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे झांसी हो, गोरखपुर हो, इन सारे जगह के विद्रोह को समय समय पर अंग्रेजों ने दबाया और दबा करके समाप्त कर दिया। और अब हम अगर इस सारी चीजों को अलग अलग करके देखेंगे तो काफी लंबा होगा, तो हम ऐसा करते हैं कि एक एक जगह को देखते जाएंगे, और वो विद्रोह कौन नेतृत्व किया था, कब वो विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह को दबाने का कार्य किसने किया था। यूपी में अगर जो सबसे पहला विद्रोह था, वो था लखनऊ में हुआ था वो विद्रोह। तो लखनऊ, चूंकि लखनऊ अवध की राजधानी थी,
अवध की राजधानी थी और ये हुआ था 30 मई को। अच्छा 30 मई क्यों बता रहे, क्योंकि एग्जाम में पूछा है, हम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इसको लेकर के। 30 मई 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ था। इसका लीडरशिप कौन कर रही थी? लीडरशिप कर रही थी हजरत बेगम महल, हजरत बेगम महल। इनका जो एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम था बिरजिस कादिर, वो नाबालिग था, बिरजिस कादिर। इस पुत्र को गद्दी पर बैठाती हैं, नेतृत्व करती हैं। यहाँ पर एक अंग्रेज था, उसका नाम हेनरी लॉरेंस था। अंग्रेज अधिकारी हेनरी लॉरेंस की हत्या हुई थी। अधिकारी हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इसकी हत्या लखनऊ में कर दी गई। उसके बाद लखनऊ में जो विद्रोह था, जब अंग्रेजों ने इसको दबाया तो 1858 में आके इस विद्रोह को दबाया गया। इसका विद्रोह को दबाने करने वाला कोलिन कैंपबेल था। कोलिन कैंपबेल पूछेगा कि लखनऊ का विद्रोह किसने दबाया था, तो कोलिन कैंपबेल ने दबाया था। लखनऊ के बाद यहीं बगल में बरेली अगर है उसको देखें, बरेली है। बरेली का जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो थे खान बहादुर खान, खान बहादुर खान, ये नेतृत्व कर रहे थे। और इसको दबाने का काम भी कोलिन कैंपबेल ने किया था। कोलिन कैंपबेल ने किया था। लखनऊ के बाद जो दूसरा विद्रोह था, ये तो बरेली हो गया, जो दूसरा था वो था झांसी का। झांसी का जो विद्रोह था ये हुआ था 4 मई को, 4 जून को, मई नहीं है जून होगा, 4 जून को हुआ था, 4 जून 1857। और होता क्या है, हमारे एग्जाम में ना एक तरफ डेट देगा और एक तरफ उसके अंदर पूछेगा कि किस दिन कहाँ पे विद्रोह शुरू हुआ था, दिन के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये हुआ था झांसी में, नेतृत्व कर रही थी महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई। और मुद्दा मैंने बता ही दिया आपको, महारानी लक्ष्मीबाई। और ये विद्रोह 4 जून को शुरू हुआ था। 17 जून को रानी की मृत्यु हो गई थी, इनकी जो है शहादत हो गई थी 17 जून को। और इस विद्रोह को दमाने का काम जो किया था वो ह्यूरोज किया था, ह्यूरोज किया था। और हुआ क्या, एक बार हम सुने कि जो रानी थी उनका वही दत्तक पुत्र वाला ही विवाद था। तो उनको जब यहाँ झांसी में अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो झांसी से जब रानी युद्ध लड़ती हैं और लड़ते लड़ते प्रस्थान करती हैं, अपने क्षेत्र को बदलती हैं ग्वालियर में, तो ग्वालियर में जो इनका सपोर्ट करने वाले थे यहाँ से झांसी से, वो थे तात्या टोपे। और तात्या टोपे ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का खूब सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब 17 जून को महारानी लक्ष्मीबाई वीरगति पाती हैं तो तात्या टोपे जो सिंधिया है, ग्वालियर के सिंधिया हैं, वो सिंधिया के एक सामंत थे, वो सामंत तात्या टोपे को पकड़कर अंग्रेजों को दे देते हैं और अंग्रेज अंततः तात्या टोपे को फांसी देते हैं। शिवपुर जो है मध्य प्रदेश में, जो शिवपुर है ना, वहां पर तात्या टोपे की फांसी हुई थी। उसके बाद ह्यूरोज जो चौथे हैं विद्रोह का केंद्र था वो था इलाहाबाद, नहीं कानपुर देख ले पहले। जो चौथा था वो था कानपुर, पहले कानपुर देखें, डेट अच्छा रहेगा ना। कानपुर में थे वो थे नाना साहब। और नाना साहब अपने आप को पेशवा घोषित, पेशवा जो थे वो मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री मुखिया हुआ करते थे, पेशवा घोषित किए थे नाना साहब। इनका नाम मैंने बताया ना, धोंधू पंत था। इनका सपोर्ट करते थे तात्या टोपे। बहुत बहादुर आदमी थे तात्या टोपे, सिर्फ नाना साहब का ही नहीं, अभी देखिए मैंने लक्ष्मीबाई बताई, इनका भी सपोर्ट किए थे तात्या टोपे। उसके बाद नाना साहब का जो विद्रोह था इसको दबाने का काम एक हैवलॉक करके था, हैवलॉक एक सेना का अधिकारी था, वो दबाने का काम किया था। अब इसी के साथ हम देखें इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया था वो किए थे मौलवी लियाकत अली।
इलाहाबाद में थे मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली, लियाकत अली। जो मौलवी लियाकत अली थे इलाहाबाद से किए थे, और ये डेट था 5 मई। जो नाना साहब थे ये 5 मई है, 5 जून है, सॉरी 5 जून है, 5 जून 1857। डेट जरूर याद रखिएगा, पूछेगा। और ये 6 जून को इलाहाबाद में हुआ था, 6 जून 1857 को इलाहाबाद में हुआ था। और इसको दबाने का काम कर्नल नील ने किया था, कर्नल नील ने किया था। जो फैजाबाद है, फैजाबाद है, वहां का लीडरशिप किए थे मौलाना अहमदुल्ला, मौलाना अहमदुल्ला। इसका जो दबाने का काम यही नील ने किया था, कर्नल नील ने किया था, कर्नल नील ने किया था। और फैजाबाद के बाद जो गोरखपुर है, बगल में जो जो जिले हैं उनको देख लेना, गोरखपुर है, इसको गजाधर सिंह ने किया था, गजाधर सिंह। और जो हमारा मथुरा है, मथुरा यहाँ के देवी सिंह किए थे, देवी सिंह किए थे। और अगर कालपी पूछे तो ये तात्या टोपे कालपी में भी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। कालपी जालौन में है ना, कालपी यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद यही है, तो यही मुख्य है, विद्रोह का केंद्र था हमारे उत्तर प्रदेश में। इस विद्रोह को सितंबर में जब सेना आती है, पंजाब से सेना, वह दिल्ली पर अपना कब्जा कर लेती है और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देती है, और उनके सामने ही उनके पुत्रों की हत्या कर दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे विद्रोह दबना शुरू होता है। और मैंने बताया, चूंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ उत्तर प्रदेश पढ़ना है, हमारी भी अपनी सीमाएं हैं, तो हम उत्तर प्रदेश में यही क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह हुआ, और विद्रोह को दबाने का काम अंग्रेजों ने इस तरह किया। अंततः फिर आकर के विद्रोह को दबा दिया जाता है। और 1 जुलाई की बात है, 1 जुलाई 1858 को, 1 जुलाई 1858 को विद्रोह का आधिकारिक समापन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, कि अब विद्रोह मुक्त हो गया है, क्रांति मुक्त हो गया है भारत। इसके बाद अंग्रेज जो था उस समय, उसका नाम कैनिन था, लॉर्ड कैनिन था। लॉर्ड कैनिन जो है वो महारानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र पढ़ता है। वो घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा जाता है। इरेज करें। जो कैनिन है, कैनिन है, लॉर्ड कैनिन, यह 8 नवंबर की बात है, 8 नवंबर 1858 इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ता है। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ता है। और कहाँ इलाहाबाद में? इलाहाबाद में एक मिंटो पार्क था उस समय। आज ये पार्क का नाम बदल करके मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया है। मदन मोहन मालवीय पार्क। इस मदन मोहन मालवीय पार्क में कैनिन महारानी का घोषणा पत्र पढ़ता है, और यह कहता है, बस 5-6 चीजें हैं, मौखिक बोल रहे हैं, आप सुनिएगा, गौर करिएगा। कहता है कि अब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है, और भारत की सत्ता की बागडोर अब क्वीन जो है महारानी विक्टोरिया, उनके हाथों में चला गया है। और फिर कहता है कि अब हम जो दत्तक पुत्र गोद लेने की व्यवस्था थी उसको बहाल करते हैं, और कहता है कि हम भारत में जो रूढ़िवादी परंपरा है उसका विरोध नहीं करेंगे, चूंकि ये लोग रूढ़िवाद पर ही कुठाराघात किए थे, और भारत की जो अपनी संस्कृति है उस पर कुठाराघात। ये कहते हैं कि अब ऐसी संस्कृतियों पर कुठाराघात नहीं करेंगे, और विस्तारवादी नीति को छोड़ देते हैं। अपने आप में कहने का ये अंततः सेंस होता है कि यह एक ऐसे वर्ग को अब लाएंगे
जिस वर्ग से ये भारत में सत्ता भी चला सके और भारत के लोगों के अंदर जो असंतोष हो, जो कुंठा हो, वो कुंठा का कारण, वो कुंठा को निकालने का एक वर्ग बन जाए, उसी वर्ग से अपना कुंठा निकाल दे। ये इसी प्रकार के शिक्षित वर्ग लाना चाहते थे। इसी प्रकार की अब शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, इसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था लाएंगे और धीरे धीरे जो है इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। 1857 की क्रांति भले असफल हो गई हो, लेकिन इन्होंने कई क्रांतियों को जन्म दी। इसमें से एक महत्वपूर्ण क्रांति है किसान आंदोलन। अवध में, पूरे भारत में तो कई क्रांति हुई हैं, अवध में हमारे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन होता है। इरेज करें, फिर आपको किसान आंदोलन के बारे में बताते हैं। जो अब 1857 की क्रांति के दबाने के बाद इतनी तो थी कि हमारे जो देश के लोग थे, जनता थी, जो छोटे छोटे क्रांतिकारी नेता थे, उनके अंदर चेतना तो आ गई थी कि हमारी शोषण किस हद तक हो रहा है। तो इसी के स्तर पे एक किसान आंदोलन आता है। ये हमारे अवध से संबंधित है किसान आंदोलन। जो किसान आंदोलन है ये क्या था, इसमें क्या था, जब 1857 की क्रांति में अंग्रेज अपने आप को विस्तारवादी नीति छोड़ दिए थे, तो वो क्या किए, जो अवध का क्षेत्र हड़पे थे, जो अपने नियंत्रण रखे थे, वो यहाँ के तालुकदारों को दे दिए। क्या करते थे, बड़ी बड़ी भूमि के टुकड़े को तालुकदारों को दे देते थे। तालुकदार मतलब बड़े बड़े जमींदार, ठीक, बड़े बड़े जमींदारों को भूमि का बड़ा बड़ा टुकड़ा दे दिया जाता था। अब जब बड़े बड़े टुकड़े वो लेते थे, उनके ऊपर जमींदारों या तालुकदारों के ऊपर ज्यादा लगान वसूलने की, ज्यादा राजस्व या कर वसूलने का दबाव देते थे, वसूलने का दबाव था। अब जब ज्यादा वो कर वसूलने का दबाव था, तो उसी समय एक घटना होती है, 1914 की घटना है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट होता है, तो उस समय क्या होता है कि भयंकर जो आवश्यक चीजें हैं उन पर भी महंगाई हो गई, भयंकर महंगाई हो गई। और भयंकर महंगाई होने के साथ साथ एक तो कर का दबाव ज्यादा था, जमींदारों से कर लिया जाता था, जमींदार अंततः किसानों पर बोझ डालते थे, महंगाई इतने स्तर पर थी। तो होता क्या है कि किसानों को एकजुट करने का कार्य और किसानों को जागरूक करने का काम तीन महत्वपूर्ण नेता करते हैं। नाम याद रखिएगा, वो तीन नेता हैं। एक का नाम था इंद्र नारायण द्विवेदी, इंद्र नारायण द्विवेदी, और दूसरे थे गौरी शंकर मिश्रा, गौरी शंकर मिश्रा, और तीसरे थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ये लोग 1918 में किसान आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय, अवध के क्षेत्र में। और इसका केंद्र कहाँ बनता है, इसका केंद्र था प्रतापगढ़ और इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, इलाहाबाद और जौनपुर इसका केंद्र था। और कारण क्या था कि जमींदारों के थ्रू किसानों पर भयंकर लगान वसूलना और आवश्यक चीजों पर वर्ल्ड वार फर्स्ट के कारण बहुत ज्यादा महंगाई थी। इसका एक केंद्र था। इसका विस्तार करने का काम दो लोग करते हैं, विस्तार करने का काम दो लोग करते हैं। एक का नाम था झिंगुरी पाल सिंह और दूसरे का नाम था दुर्गा पाल सिंह। ये नेता थे, दुर्गा पाल सिंह। ये लोग किसान आंदोलन को बढ़ाने का कार्य किए। इसमें एक नेता थे, उनका नाम था बाबा रामचंद्र। इनका प्रयास इतना था, इनका योगदान इतना था कि पूरे यूपी में 400 प्लस जो है 400 प्लस छोटी छोटी किसान आंदोलन की सभाएं होती थी, संस्थाएं बन गई थी, संगठन बन गया था। अब 1918 में बना, 1920 में
जब कांग्रेस एग्रेसिव होती है असहयोग आंदोलन को लेकर के, तो उस समय बाबा रामचंद्र जी से और इन लोगों से कुछ विवाद हो जाता है, कुछ मतभेद हो जाता है असहयोग आंदोलन को लेकर के। जब असहयोग आंदोलन को लेकर विवाद होता है तो बाबा रामचंद्र जी ये चाहते थे कि हम किसान आंदोलन से अलग होकर के अवध किसान सभा की स्थापना करें, और किए, अवध किसान सभा की स्थापना किए। और अवध किसान सभा इतना प्रासंगिक हुआ कि उस दौर में फैजाबाद में यह एक रैली आयोजित कर दिया, रैली मतलब सभा आयोजित किए थे। उस सभा में उस समय 1 लाख प्लस भीड़ आई थी, इतिहासकार कहते हैं। और यही कारण था अंग्रेजों का वही नींद हराम हो गया कि एक किसान नेता बाबा रामचंद्र जब अयोध्या में फैजाबाद में एक सभा आयोजित करते हैं तो लाख भीड़ आती है। अंग्रेज यहीं से अग्रेसिव होते हैं और अंततः किसान आंदोलन को दबाने का प्रयास करते हैं और दबा देते हैं। किसान आंदोलन के बाद अन्य कौन आंदोलन थे? अन्य आंदोलन एक आंदोलन था। इरेज करें, फिर आपको एक आंदोलन के बारे में बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस किसान आंदोलन के एक बहुत बड़े समर्थक थे। तो एक आंदोलन बताते हैं, आपको भी इरेज करें। एका आंदोलन, जो एका आंदोलन था, इसका जो क्षेत्र था, पहले इसको जान लीजिए कि इसको शुरू करने वाले कौन थे। उसमें एक थे मदारी, पासी और सहदेव। मदारी, पासी, सहदेव जो है एका आंदोलन को शुरू किए थे। इसका क्षेत्र क्या था? इसका क्षेत्र था सीतापुर, बहराइच, सीतापुर, बहराइच और इसके आसपास का क्षेत्र था एका आंदोलन। एका आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? ये भी लगान से परेशान थे। लगान माने कर से, ये भी लगान से, टैक्स से, जो किसानों के ऊपर लगान था, लगान से एका आंदोलन से मदारी, पासी, सहदेव परेशान थे। और ये भी जब बहुत अग्रेसिव होता है और अपने कार्य को लेकर बड़े प्रखर होता है तो अंग्रेज अंततः बलपूर्वक एका आंदोलन को भी दबा देते हैं। एका आंदोलन के बाद एक और आंदोलन आता है, वो है अलीगढ़ आंदोलन। थोड़ा सा लंबा है, इरेज करें, पूरा बोर्ड खाली हो जाएगा, फिर आपको एक जो अलीगढ़ आंदोलन है उसको बताएं। एक आंदोलन था, वो आंदोलन था अलीगढ़ का आंदोलन। उस आंदोलन को शुरू किए थे सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन, इसको शुरू किए थे सर सैयद अहमद खान। जो सर सैयद अहमद खान थे, ये बड़े पढ़े लिखे थे, न्यायिक व्यवस्था में थे। उस समय न्यायिक सेवा दे रहे थे अंग्रेजों के काल में। जो न्यायिक सेवा दे रहे थे, तो इनका कुछ अगर कहा जाए उस शब्द में तो क्या कहें, जो न्यायिक सेवा दे रहे थे ये सर सैयद अहमद खान, तो ये निकम्मापंथी दिए थे कि ये अंग्रेज 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के पक्षधर थे, कंपनी के पक्षधर थे। कंपनी के पक्षधर का मतलब ये था कि इनका मानना था कि 1857 क्रांति में जो विद्रोह कर रही है जनता या नेता, वो गलत कर रहे हैं, ऐसा सर सैयद अहमद खान का था। चूंकि इनका जो योगदान है मुस्लिम समाज के लिए और अन्य समाज के लिए भी, उसको देख लें और डिसाइड करें कि क्या योगदान इनका था, अच्छा था, बुरा था, उसको देखें। जो ये थे, ये क्या करते थे, आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले थे, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाने वाले थे कि आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा पर ज्यादा बल देते थे। वेस्टर्न कल्चर से इनको कोई एतराज नहीं था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देते थे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर जगह अपनाइए। ये मुस्लिम समाज में
जो रूढ़िगत बुराइयां थी, जो विडंबनाएं थी, उसको दूर करने की बातें करते थे। तो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे, इसी के तहत इनका 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाए थे। साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाए थे। साइंटिफिक सोसाइटी भी बनाए थे। पढ़े लिखे थे तो इनको लगता था कि 1857 क्रांति करने वाले लोग बस बेवकूफ है, ऐसा लगता रहा होगा, तभी ये अंग्रेजों का साथ दिए थे 1857 क्रांति में। तो ये साइंटिफिक सोसाइटी बनाए थे, और साइंटिफिक सोसाइटी से ये महिलाओं, मुसलमान में महिला समाज के लोगों की शिक्षा की बात करते थे, अंग्रेजी शिक्षा की बात करते थे, और जितना अंग्रेजी ग्रंथ है उस ग्रंथ को ये महोदय उर्दू में ट्रांसलेट करवाए थे, उर्दू में अनुवाद करवाए थे। ये रूढ़िगत, जितनी भी रूढ़िगत परंपराएं थी उसका विरोध करते थे, खासकर ये दास प्रथा का भी विरोध। ठीक है, दास प्रथा का विरोध करते थे, करना भी चाहिए। साथ में ये जो है एक मुरीदी प्रथा थी, मुरीदी प्रथा, पीरी मुरीदी प्रथा पूरा नाम है, पीरी मुरीदी प्रथा, पीरी मुरीदी प्रथा, मुरीदी प्रथा, इसका विरोध कर। पीरी मुरीदी प्रथा में होता था, जो पीर होते थे, गुरु होते थे, उनको आस्था रख करके उनकी पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, इसका विरोध करते थे। इसके साथ ये क्या किए कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, यह 1875 में एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की है। यही जाकर के 1920 में AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। तो ये तो सर सैयद अहमद खान थे, इनके 2 पत्रिकाएं निकलती थी। अब हमारे यूपी के पर्सनालिटी थे तो जानना जरूरी है। एक था राजभक्त मुसलमान, राजभक्त मुसलमान, राजभक्ति कर रहे थे तो लिख दिए थे राजभक्त मुसलमान। और दूसरा इनका पत्रिका था तहजीब उल अफलाक, तहजीब उल अफलाक, इनकी ये पत्रिका थी। जो अलीगढ़ आंदोलन था, अलीगढ़ आंदोलन के ही विरुद्ध दूसरा आंदोलन शुरू हुआ था, वो था देवबंद का आंदोलन। इरेज करें, फिर आपको बताते हैं देवबंद का आंदोलन। अलीगढ़ जो आंदोलन था, उस आंदोलन के विरुद्ध अगर ऐसे कहा जाए तो एक आंदोलन चला, उस आंदोलन का नाम था देवबंद आंदोलन। देवबंद जो है वो आधुनिक सहारनपुर में है। तो देवबंद आंदोलन ये आंदोलन सहारनपुर में है, सहारनपुर में आज पड़ता है। सहारनपुर में 1866-67 में शुरू हुआ था ये आंदोलन। इस आंदोलन के पहले हम नेतृत्वकर्ता को देख लें, कौन इसके नेता थे। इसके नेता 2 थे, एक का नाम था मोहम्मद कासिम ननौतवी, मोहम्मद कासिम ननौतवी, और दूसरे जो इसके थे उनका नाम था रशीद अहमद गंगोही, रशीद अहमद गंगोही। इसके 2 नेतृत्वकर्ता थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसकी लीडरशिप, लेकिन देवबंद आंदोलन किससे संबंधित है उसको देखें। यह आंदोलन पश्चिमी संस्कृति, जो ब्रिटिश की संस्कृति थी, और पश्चिमी संस्कृति प्लस अंग्रेजी शिक्षा की धुर विरोधी थी, कि ये नहीं चाहती थी कि मुसलमानों को पश्चिमी संस्कृति से जोड़ा जाए और अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। अब ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, इनका जो शिक्षा का केंद्र था, जो इस शिक्षा के केंद्र के रूप में उभारे थे, वो मदरसा था, और जो मदरसा इनका शिक्षा का केंद्र था, उसमें यह
जो कुरान और हदीस, पाके कुरान और हदीस की शिक्षा देते थे, पाके कुरान और हदीस की शिक्षा देते थे। और हदीस और कुरान की शिक्षा दे करके जो इनके स्टूडेंट बने, वो स्टूडेंट कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बनाते थे, वो स्टूडेंट एक धार्मिक नेता बनाना चाहते थे उन अपने स्टूडेंट को। और वो धार्मिक नेता क्या करेगा, जाके इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। ऐसा था देवबंद आंदोलन का। वो जो विदेशी शासन हमारे देश में था, उस विदेशी शासन के खिलाफ, विदेशी शासन खिलाफ ये जो है जिहाद का नारा देते थे, जिहाद का नारा देते थे। अभी समझ लीजिएगा, अगर अंग्रेजों के खिलाफ जो जिहाद का नारा देगा तो अंग्रेजों को कितना चुभेगा। तो धार्मिक नेता बनाना चाहते थे अपने स्टूडेंट को। अब देवबंद आंदोलन था, देवबंद आंदोलन से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित था तो थे शिवली नुनानी। शिवली नुनानी, ये शिवली नुनानी जो थे ये सबसे ज्यादा प्रभावित थे। और ये प्रभावित होकर कुछ किताबें 1885 बताती हैं, इंटरनेट पे कुछ और बताता है। ये दारुल उलूम, दारुल उलूम, इसका पूरा नाम कुछ और ही है, दारुल उलूम की स्थापना करते हैं लखनऊ में। लखनऊ में दारुल उलूम की स्थापना लखनऊ में करते हैं। और ये जो दारुल उलूम है आज इस्लाम धर्म के शिक्षण संस्थान के रूप में पूरे विश्व में जो शिक्षण संस्थान है उनमें से एक है। कहने का ये मतलब है दारुल उलूम जो लखनऊ का शिक्षण संस्थान है, जिसे शिवली नुनानी ने बनवाया था और प्रभावित हुए थे देवबंद आंदोलन से, इसका आज इस्लाम शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है लखनऊ में। तो अब इसके बाद जो अंत में एक शिक्षा से संबंधित और क्रांति है, वो क्रांति है 1898 की। वो 1898 की क्रांति है। और एनी बेसेंट स्वतंत्रता सेनानी थी। एनी बेसेंट, जो एनी बेसेंट है 1898 में हिंदू सेंट्रल स्कूल बनवाती हैं, हिंदू सेंट्रल स्कूल बनवाती हैं। और ये है बनारस में। लास्ट में इसके सर्वासर्वी हो जाते हैं मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। और ये बन जाता है 1916 में आकर के BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो ये था हमारा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित, उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में मॉडर्न हिस्ट्री, उसको हम देखे हैं। अगर आप कोई मायने नहीं है हम जो किताब बताएं आप वही किताब पढ़ें। कोई अगर आप गाइड पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो क्रॉनिकल की हो, चाहे किसी कोचिंग का नोट्स गाइड हो, तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप इसी खाका को आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसी नक्शे को रखिएगा जो स्ट्रक्चर हम यहाँ बता दे रहे हैं। फिर आप तथ्यों को पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए और इन जगह का पिरोने का प्रयास करिए, सजा करके अपना नोट्स बनाइए। पहले किताबों को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार समय अगर हो तो बार बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद तब आप नोट्स बनाएंगे तो उसका आपको बहुत बखूबी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और ज्यादा इसके बारे में और इससे ज्यादा नहीं कुछ है। और इसके जो अन्य पक्ष है मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको हम छोटा छोटा यूनिट बना करके आगे कवर कर देंगे। और अगर ये वीडियो श्रृंखला लंबी हो गई हो तो थोड़ा सा आप किसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, चूंकि लंबी वीडियो श्रृंखला अगर हम कोई चीज डेप्थ में लेकर चलते हैं, चूंकि ये क्वेश्चन ही वैसा आता है, अगर हम कोई हवाई ऐसे बात कर लें तो क्वेश्चन सेट ही नहीं होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन ही नहीं बनाते हैं। आयोग में बैठे हुए लोग अब जानते हैं यूट्यूब पर और PPT पर मैराथन पे आके कितनी बकैती मारी जाती है। तो रियल में अगर आप इस देश को, इस समाज को कुछ देना चाहते हैं और वो भी बहुत निस्वार्थ बस देना चाहते हैं, तो आपको ईमानदारी से कार्य करना होगा। जब हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत हो करके यहाँ खड़े होकर पढ़ा दे रहे हैं, तो आप बैठ करके इसको एक बार दो बार देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो आपके लिए, आपके करियर के लिए घंटा सवा घंटा की वीडियो ज्यादा समय नहीं खाएगी, ये आपके लिए हमेशा लाभकारी ही होगी। तो इसी के साथ अपनी बातों को खत्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।